हेलो एवरीवन, अभिज्ञान आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी के जीएस फर्स्ट पेपर की, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के चर्चा के दौरान हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी औद्योगिक क्रांति की। लेकिन जो औद्योगिक क्रांति थी उसके पीछे एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि थी, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण था पुनर्जागरण। और आज की क्लास में हम पुनर्जागरण की चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। पुनर्जागरण की जो घटना है ये इटली में ही क्यों फलीभूत हुई और पुनर्जागरण के जो यूरोप हैं उस पर क्या प्रभाव पड़े। हम इन सारी जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को आज के टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण का सामान्य अर्थों में ये अर्थ लगाया जाता है कि पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना। ये तो सामान्य अर्थों की बात है, लेकिन अगर हम इटली में हुए पुनर्जागरण की बात करें तो ये पुनर्जागरण वैश्विक स्तर पर एक विशिष्टता लिए हुए है। ये विशिष्टता कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि बड़े लंबे समय से चली आ रही थी। और इसी पृष्ठभूमि में 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली में पुनर्जागरण की घटना घटित होती है। तो हम बात करें कि पुनर्जागरण है क्या, तो पुनर्जागरण एक ऐसी व्यवस्था है जो यूरोप के प्राचीन काल और आधुनिक यूरोप के बीच की जो मध्य रेखा है, इसको हम पुनर्जागरण की संज्ञा देते हैं। इस पुनर्जागरण को पहले एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में देखा गया था, लेकिन अगर हम सूक्ष्मतम रूप में इसका अध्ययन करें तो पुनर्जागरण की जो घटना है ये सिर्फ एक सांस्कृतिक आंदोलन न होकर एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी तत्वों का मिला जुला रूप है। और इसी घटना को पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण में जो यूरोप में सामंतवादी प्रथा थी, जो रूढ़िवादी प्रथा थी, जब इन प्रथाओं के ऊपर तर्क ने प्रधानता ग्रहण कर ली, वैज्ञानिक सोच ने प्रधानता ग्रहण कर ली, लोगों के चिंतन में मानववाद आ गया, तो ऐसी जो व्यवस्था डेवलप हुई उसको पुनर्जागरण कहा गया। ये पुनर्जागरण की घटना 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली में घटित हुई। इस पुनर्जागरण की घटना के कुछ विशिष्ट लक्षण थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण लक्षण ये था कि इसमें तर्क का विकास हुआ यूं कि जब सामंतवादी व्यवस्था थी यूरोप में, तो वहाँ के जो लोग थे, तो वहाँ की जो परंपराएं चली आ रही थी, वहाँ के जो रीति रिवाज थे, जो चर्च की प्रधानता थी और उनके द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए गए थे, उन्हीं नियमों को वो फॉलो करते थे। लेकिन पुनर्जागरण की घटना जब घटित हुई तब यहाँ तर्क का विकास होने लग गया। ये पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण लक्षण था व्यक्तिवाद एवं आलोचना पर बल। अब हम देखते हैं कि समाज में
जितनी भी विचारधाराएं थी, उन सारी विचारधाराओं के मध्य में व्यक्तिवाद आ गया और लोग प्रत्येक जो अवधारणा थी, जो सामाजिक प्रथाएं थी, जो परंपराएं थी, उसको आलोचनात्मक रूप से देखना शुरू कर दिया। यहाँ आलोचना का अर्थ सिर्फ बुराई करना नहीं होता है, बल्कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को देखना होता है। जब वहाँ की जनता के मध्य ऐसी दृष्टि विकसित हो गई तो ये आलोचनात्मक दृष्टि बन गई और लोगों ने वहाँ की परंपराओं को, वहाँ की प्रथाओं को, तत्कालीन जो स्थिति थी, उन स्थितियों को तर्क के कसौटी पर कसना शुरू कर दिया, उस स्थिति को आलोचनात्मक रूप में देखना शुरू कर दिया। तो ये जो सारी घटनाएं थी, ये पुनर्जागरण के लक्षण के रूप में सामने आई। उसके बाद हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण था, इहलौकिक जो है व्यवस्था यहाँ का केंद्र बन गया। अब हम देखते हैं कि सामंतवादी जो प्रथा थी, उस प्रथा में पारलौकिक व्यवस्था में लोगों की आस्था थी। चर्च द्वारा भी इसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता था। सामंतवादी व्यवस्था में इसी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान लोगों ने इहलौकिक व्यवस्था को प्रश्रय देना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि समाज में अगर लोगों के मध्य तर्कशीलता आ जाती है, वैज्ञानिकता आ जाती है, लोग अगर प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कर देते हैं, तो वो जो इहलौकिक जो परंपराएं होती है उसको वैज्ञानिक रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही कुछ व्यवस्था सिंधु घाटी की सभ्यता में हम देखते हैं। जैसे भारत में था कि वहाँ जो कुछ पूजा की प्रथाएं थी, वो इहलौकिक शक्तियों को मानकर उनकी पूजा की जाती थी। कुछ इसी तरह की व्यवस्था थी जो सामंतवादी व्यवस्था में इटली में प्रचलित थी। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो यहाँ लोगों का केंद्र जो है वो इहलौकिक बन गया। पारलौकिक शक्तियाँ कौन हैं, वो कितनी शक्तिशाली हैं, वो हमें क्या देती हैं, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, हमारा भरण पोषण कैसे होगा, हमारा विकास कैसे होगा, हमारे समाज में वृद्धि कैसे होगी, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इन सारी व्यवस्थाओं ने जब एक आकार ले लिया तब ऐसी व्यवस्था के केंद्र में इहलौकिकता आ गई। हम इसका महत्वपूर्ण एक लक्षण देखते हैं कि इस काल में दर्शन के केंद्र में मनुष्य तथा प्रकृति चिंतन आ गया। सामंतवादी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में मनुष्य का जो महत्व था वो न्यूनतम था। लेकिन जब पुनर्जागरण की व्यवस्था आई तब यहाँ दर्शन के केंद्र में मनुष्य और प्रकृति का चिंतन आ गया। कुछ ऐसी ही व्यवस्था हम देखते हैं अपने भारत में वैदिक काल में। जब वैदिक काल में जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो परंपराएं थी, उन परंपराओं की निंदा उपनिषदों में की गई है। हम उसकी तुलना यहाँ कर सकते हैं कि यहाँ जो दर्शन के केंद्र में मनुष्य और प्रकृति का चिंतन आ गया। पहले ये जो व्यवस्था थी ये पारलौकिकता से प्रेरित थी, लेकिन पुनर्जागरण की जो ये व्यवस्था हो गई अब इहलौकिकता से प्रेरित हो गई। तो ये जो लक्षण है ये पुनर्जागरण के बहुत महत्वपूर्ण लक्षण हैं। अभी हमने बात की पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण लक्षणों की। अब हम चर्चा करते हैं पुनर्जागरण के क्या महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। हमने इन कारकों को अलग अलग सेक्शंस में बांट कर देखने का प्रयास किया है। जो प्रमुख कारण है उनको हमने
अलग अलग सेक्शंस में बांटे हैं। जो प्रमुख सेक्शन हैं, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण और तात्कालिक कारण। अगर हम राजनीतिक कारणों का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि यहाँ जो पुनर्जागरण की स्थिति थी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट कारण सामंतवाद का पतन रहा है। हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी के बाद रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात वहाँ सामंतवाद हावी होने लग गया। इस व्यवस्था के प्रत्येक अंग पर सामंतवाद का प्रभुत्व हो गया। यहाँ की प्रत्येक व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था से संचालित होने लग गई और ये व्यवस्था जो है पुनर्जागरण के शुरुआत के पहले तक बनी रही, जब तक 14वीं से 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का प्रारंभ न हो गया। लेकिन 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य सामंतवाद के पतन की शुरुआत हो गई और ये बहुत ही विशिष्ट कारण बना पुनर्जागरण की शुरुआत का। क्योंकि जैसे अभी हमने पहले चर्चा किया है कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें तर्क, वैज्ञानिकता जैसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जब सामंतवाद की पूरी व्यवस्था का पतन हो गया तो यहाँ से नए विचारों का, नई पद्धतियों का, नई प्रथाओं का विकास हुआ, लोगों की सोच डेवलप हुई, लोगों ने नई दिशा में सोचना शुरू कर दिया और उससे एक नई व्यवस्था का जन्म होता है। इसी राजनीतिक कारण में एक और प्रमुख कारण था राष्ट्र राज्यों का गठन। जब सामंतवादी व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र पर हावी थी तो जो राज्य थे उनकी व्यवस्थाएं कमजोर थी। लेकिन जब सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ तब राष्ट्र राज्यों का जो है वो गठन होने लग गया, राष्ट्र मजबूत होने लग गए, राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लग गई और पहले की सामंतवादी व्यवस्था से एक नवीन विचारधारा का प्रसार हुआ और ये पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण सिद्ध हुआ। उसके बाद अगर हम चर्चा करें सामाजिक कारणों की तो हम देखते हैं कि तत्कालीन यूरोप में जो एक समाज था वो बहुत ही जटिलतम रूप धारण किए हुए था। वहाँ की जो वर्ग व्यवस्था थी वो बहुत ही जटिल बन गई थी, क्योंकि सामंतवादी जो व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था में जो ये सामाजिक व्यवस्था होती है उसकी जटिलता एक प्रमुख लक्षण है। लेकिन जब पुनर्जागरण की व्यवस्था शुरू हुई तो इस जटिलता में कमी आने लग गई और जब कमी आने लग गई तो समाज में एक प्रगतिशील व्यवस्था का जन्म हुआ। इस जटिलता में जब कमी आई तब ये समाज अपने भविष्य के लिए सोचने लग गया और सामंतवादी जो एक ढांचा था उससे निकलने का प्रयास करने लग गया। हम कुछ ऐसे ही व्यवस्था भारत में जाति व्यवस्था की जटिलता के संदर्भ में देख सकते हैं, इसकी तुलना करके समझ सकते हैं। कुछ इसी प्रकार की वर्ग व्यवस्था यूरोप में विद्यमान थी और इस व्यवस्था में जब सामाजिक स्तर पर निम्न जो है जटिलता में कमी आने लग गई तब ये स्थिति पुनर्जागरण की उद्भव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। उसके बाद सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि
इस काल में एक नए मध्य वर्ग का उद्भव हुआ, और ये जो नया मध्य वर्ग था ये वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन देता था, ये वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देता था, ये पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता था। और इस व्यवस्था में जब इन नए मध्य वर्ग ने अपनी भूमिका निभाई तो उससे क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्य आगे बढ़ने लग गए। व्यापार वाणिज्य जब आगे बढ़ने लग गया तो पूरी व्यवस्था जो है, जो पहले संकुचित हुआ करती थी, अब वह व्यवस्था प्रगतिशील रूप में बदल गई। और इस व्यापार वाणिज्य के वृद्धि से पूरी अर्थव्यवस्था ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। ये थी इसकी सामाजिक स्थिति और इसमें क्या परिवर्तन आए, जिसने पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण कारकों में एक प्रमुख कारक बने। अब हम बात करते हैं कि इसके आर्थिक क्या कारण रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस काल में भौगोलिक खोजों पे बल दिया गया। कई ऐसी खोजें हुई, कई ऐसे देशों की खोज हुई जो व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गंतव्य सिद्ध हुए। और इन भौगोलिक खोजों ने, जब इन भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया गया तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक देश के जो व्यापारी थे दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर हुए। और व्यापार वाणिज्य से क्या हुआ कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला, और पहले की जो अर्थव्यवस्था संकुचित हुआ करती थी उसने प्रगतिशील रूप ले लिया। तो भौगोलिक खोज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे सिद्ध हुआ जिसने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और भौगोलिक खोज से न सिर्फ व्यापार वाणिज्य का आदान प्रदान हुआ बल्कि जो विचार थे उन विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, जो प्रगतिशील विचार थे उनका आदान प्रदान हुआ। और इन विचारों के आदान प्रदान से पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा हुई। और इस महत्वपूर्ण भूमिका ने यहाँ एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। अगर सामंतवाद की व्यवस्था प्रचलित होती, अगर सामंतवाद की व्यवस्थाएं यहाँ आरूढ़ रहती, अगर सामंतवादी परंपराएं यहाँ चलती रहती तो भौगोलिक खोज आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन यहाँ जब नवीन सोचों ने जन्म लिया, लोगों में तर्कवाद का विकास हुआ, तो यहाँ भौगोलिक खोज ने जन्म लिया और इस भौगोलिक खोज ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। अब हम देखते हैं आर्थिक कारणों में एक महत्वपूर्ण पक्ष व्यापार वाणिज्य। ये व्यापार वाणिज्य भौगोलिक खोज से ही जुड़ा हुआ था। अब क्या हुआ कि जब भौगोलिक खोज हो गई तो व्यापार वाणिज्य से कई ऐसी वस्तुओं का आयात होने लग गया, कई ऐसी वस्तुओं का निर्यात होने लग गया जो दूसरे देशों में उपलब्ध नहीं थे। अगर उपलब्ध भी थे तो आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। तो यहाँ क्या हुआ कि व्यापार वाणिज्यों के माध्यम से प्रत्येक वस्तु आसानी से उपलब्ध होने लग गए, और इन वस्तुओं के साथ साथ जो विचार थे, विद्वान थे, उनका भी आदान प्रदान हुआ। और ये आर्थिक कारक जो है एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कारक के रूप में भी बदल गया। इन सांस्कृतिक कारक के और भी क्या क्या पक्ष रहे हैं, अब हम उन पक्षों को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस काल में प्रिंटिंग प्रेस और कागज का विकास होता है। जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास होने लग गया तो जो साहित्य होते थे वो साहित्य लोगों तक आसानी से पहुंचने लग गए। अब जो बातें सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते थे, आसानी से उन तक वो बातें पहुंचने लग गई। अब वो गूढ़ उन बातों को समझने लग गए जो पहले
चर्च तक सीमित हुआ करता था। जो समाज में उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, सिर्फ उन्हीं वर्गों तक सीमित हुआ करता था। अब ये जो विचार थे ये सामान्य जन तक पहुंचने लग गए। जो धार्मिक बातें थी, उन धार्मिक बातों में क्या क्या अच्छाइयाँ थी, ये अच्छाइयाँ अब लोगों तक पहुंचने लग गई। और जब ये अच्छाइयाँ लोगों तक पहुंचने लग गई तो लोगों ने तर्क के आधार पर, आलोचना के आधार पर जो भी किताबी बातें थी, जो भी धार्मिक बातें थी, उन बातों को तर्क के कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रिंटिंग प्रेस की थी, क्योंकि अब सामान्य जन तक वो बातें पहुंच रही थी। और जब लोगों ने इसको तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया तो एक नवीन वैज्ञानिक सोच का जन्म हुआ, क्योंकि अब सामान्य व्यक्ति भी जागरूक होने लग गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के विकास से साहित्यिक अभिरुचि में भी अब बदलाव होने लग गए। इससे पूर्व क्या होता था कि जो साहित्य होते थे वो धार्मिक आडंबरों से लिपटे होते थे, लेकिन अब साहित्यिक अभिरुचि में परिवर्तन होने लग गए। लोग अब जो साहित्यिक बातें जो धार्मिक आडंबरों से बंधी होती थी, उससे बाहर की चीज़ों को सोचना लोगों ने शुरू कर दिया। लोगों ने उसको तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। लोगों ने नई विधाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। धर्म के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और जब नई चीज़ों को लोगों ने जानना शुरू कर दिया तो एक वैज्ञानिक जो सोच होती है, जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि होती है, इस तरह के वातावरण का निर्माण हुआ और जो पुनर्जागरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मंगोल साम्राज्य हुआ करता था, खासकर चंगेज खां का साम्राज्य, इस साम्राज्य में बहुत ही विद्वानों को संरक्षण दिया गया। तो जब विद्वानों को संरक्षण दिया गया, अनेक जगह के विद्वान एकत्रित हुए, तो उन्होंने अपनी तार्किकता के आधार पे, अपनी बौद्धिकता के आधार पे नवीन तथ्यों को लोगों के सामने रखा। नए साहित्यों का उद्भव हुआ और ऐसे साहित्यों का जब उद्भव हुआ तो ये साहित्य लोगों तक पहुंचने लग गए। और ये साहित्य जब लोगों तक पहुंचने लग गए तो लोगों ने भी उन साहित्य में जो लिखी बातें थी उससे परिचित हुए और उन्होंने भी नवीन ढंग से सोचना शुरू कर दिया। और इस सारी व्यवस्था ने सांस्कृतिक कारक के रूप में एक भूमिका निभाई और ये सारी व्यवस्था मिलकर के पुनर्जागरण के प्रोत्साहन में एक कारक बने। अब हम देखते हैं कि सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत ही जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है वो एक नवीन पद्धति के रूप में यहाँ सामने आता है। अब क्या हुआ कि इस समय शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया। पहले क्या होता था कि शिक्षा पे चर्च का अधिकार हुआ करता था और चर्च के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन अब क्या होने लग गया कि शिक्षा के व्यवसायीकरण करने के कारण लोगों में नवीन सोच का जन्म होता है। नवीन सोच का जब जन्म हुआ तो लोगों ने प्रत्येक बातों को जो आज तक वो उनसे अनभिज्ञ थे उसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और जो चर्च द्वारा बताई गई बातें थी उससे आगे की बातों को सीखने का प्रयास किया। और जब इन बातों को सीखने का प्रयास किया तो पूरे समाज में एक नए वातावरण का निर्माण हुआ और इन सारे वातावरण ने मिलकर एक सांस्कृतिक कारक की भूमिका निभाई। ये थे सांस्कृतिक कारक।
अब हम आते हैं कि पुनर्जागरण का तत्कालिक कारण क्या था। तो हम देखते हैं कि इस काल में पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया 1453 ईस्वी में। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो कई विद्वानों का पलायन हुआ। तो ये विद्वान जब दूसरे स्थान पर पहुंचे तो अपने साथ नवीन विचारों को लेकर पहुंचे। आप खुद सोचिए कि आप एक ऐसे बंद कमरे में बैठे हैं जहां न रोशनी आती हो, ना हवा आता हो, न रोशनी आती हो ना हवा आती हो, और ऐसे स्थिति में कोई 1000 वर्षों बाद कोई एक ऐसे रोशनदान की व्यवस्था हो जाए जहां से प्रकाश आ सके, जहां से हवा आ सके, तो कैसी सुखद अनुभूति होती है। ऐसी ही अनुभूति उस काल में हुई जब विद्वान नए नए विचारों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। लोगों को नए विचारों को सीखने का मौका मिला, नए साहित्य से परिचित होने का मौका मिला, और इन सारे कारकों ने मिलकर पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाई। अभी हमने चर्चा की पुनर्जागरण के प्रमुख कारकों की। उन प्रमुख कारकों के अतिरिक्त पुनर्जागरण के लिए कुछ अन्यतम कारण भी महत्वपूर्ण हैं, जो इस रूप में है कि धर्मयुद्ध, मानवतावाद का प्रचार और इटली में व्यापारिक नगरों का विकास। हम देखते हैं कि जब धर्म युद्ध यूरोप में हुआ तो धर्म युद्ध के पश्चात लोगों में एक नवीन संचेतना आई, नवीन विचारधारा आई, और ये एक कारक पुनर्जागरण के लिए बने। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, मानवतावाद का जो है प्रचार प्रसार इस काल में बड़े जोर शोर से होने लग गया। तो जब पूरी व्यवस्था के केंद्र में मानवता आ गई तो ये पुनर्जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर बना। इसके अलावा इटली के कुछ नगर थे जो व्यापारिक रूप से काफी सशक्त थे, और इन नगरों ने एक हब के रूप में काम किया जहां से व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया जाने लग गया, और ये सारे कारकों ने मिलकर पुनर्जागरण में एक पुश फैक्टर का काम किया। अब हम आते हैं कि पुनर्जागरण की घटना इटली में ही क्यों संपन्न हुई। यूरोप के अन्य देश भी थे, उन देशों में यह घटना क्यों नहीं संपन्न हुई। ऐसी ही एक अवधारणा है औद्योगिक क्रांति। ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों सफल हुई थी, इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। तो इंग्लैंड में कुछ ऐसे तत्व थे जिसके कारण वहाँ औद्योगिक क्रांति सफल हुई। इसी तरह के कुछ विशिष्ट तत्व इटली में उपस्थित थे, और इन तत्वों ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाई। अब इटली में ऐसी क्या विशिष्टता थी, उसको हम विभिन्न बिंदुओं के रूप में देखते हैं। उसमें पहला बिंदु तो ये था कि जो इटली की भौगोलिक अवस्थिति थी वो बहुत ही विशिष्ट थी। इटली जो है वो भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित था। भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित होने के कारण वहाँ व्यापार वाणिज्य में सहायता मिलने लग गई, और जब व्यापार वाणिज्य में सहायता मिलने लग गई तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने का मौका मिला।
हम ये देखते हैं कि हमेशा E = E होता है। यहां E का अर्थ है इकोनॉमी और E से तात्पर्य है एम्पायर। कोई एम्पायर तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो। कुछ ऐसी ही व्यवस्था इटली में बन गई थी। जब वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग होने लग गई तो वहाँ के एम्पायर को भी प्रोत्साहन का मौका मिला। पूरी व्यवस्था में वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाने लग गया और इसका ये महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ और इसीलिए इटली में पुनर्जागरण की घटना घटित हुई। ये तो एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा और भी कारक हैं जिसको अभी हम विभिन्न बिंदुओं के रूप में देखते हैं। इटली में सामंतों का नगरों की ओर पलायन हुआ। जब सामंतवादी व्यवस्था में गिरावट आने लग गई, सामंतवादी व्यवस्था का पतन होने लग गया। जब इस व्यवस्था का पतन होने लग गया तो सामंतों ने समझ लिया कि अब ज़्यादा दिन तक यहाँ रुकना संभव नहीं है। तो उन सामंतों ने क्या किया कि नगरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। और जब सामंत नगरों की ओर पहुँचे तो नगरों में उनका परिचय एक विशेष व्यवस्था से हुआ, विशेष संस्कृति से हुआ, विशेष साहित्यों से हुआ, विशेष सामाजिक व्यवस्था से हुआ। और जब इन सामंतों का वहाँ पलायन हुआ तो वहाँ की जो व्यवस्था थी उन व्यवस्था के अनुरूप ये ढलने लग गए। और जब ये नवीन व्यवस्था के अनुरूप ढलने लग गए तो जब इन व्यवस्थाओं की वापसी इटली में हुई तो उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो प्रगतिशील विचारधारा थी, जो प्रगतिशील विचार थे, वो इटली आए और इन्होंने पुनर्जागरण में एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य किया। उसके बाद हम देखते हैं कि इटली में रोम की जो अवस्थिति थी वो बहुत महत्वपूर्ण रही है ऐतिहासिक रूप से। उसका कारण क्या रहा है कि रोम जो है प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। तो रोमन सभ्यता का प्राचीन केंद्र होने के कारण ये इटली एक विचार का केंद्र बना। लोगों का आवागमन होने लग गया और किसी भी स्थान से जब लोगों का आवागमन होता है तो वो अपने साथ साथ नवीन विचारों को भी लाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति रोम में देखने को मिलती है। जब ये रोमन सभ्यता का केंद्र नवीन विचारों का केंद्र बनने लग गया तो जो तत्कालीन इटली की व्यवस्था थी उनमें नवीन विचार आने लग गए। तो उनका सम्मिलन और इस सम्मिलन से एक नवीन प्रथा का उद्भव हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि इटली में एक तार्किक चेतना का भी विकास होता है। जब कई विचारधाराएं इटली में आई, जब कई साहित्य इटली में आए, जब तत्कालीन इटली के लोगों का जो विचार है उसने तार्किक रूप से सोचना शुरू कर दिया तो लोगों में तार्किकता का विकास होने लग गया। और तार्किकता के विकास ने लोगों को समाज के रूप में, साहित्य के रूप में, कला के रूप में, धर्म के रूप में नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया। और ये जो सारे तत्व हैं ये
मिलकर एक भूमिका तैयार करते हैं और इटली में पुनर्जागरण फलीभूत होता है। अभी हमने चर्चा की पुनर्जागरण इटली में ही क्यों। अब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण की क्या प्रमुख विशेषताएं थी। विशेषताओं में जो सबसे प्रमुख तत्व रहा है वो ये था कि पुनर्जागरण के अंतर्गत मानवतावाद पे विशेष बल दिया जाने लग गया। अब प्रत्येक व्यवस्था के केंद्र में मानव आने लग गए। अब मानवता की जो चीजें होती हैं उन चीजों पे विशेष बल दिया जाने लग गया। लोगों के चिंतन के केंद्र में प्रकृति आ गया और ये पुनर्जागरण की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि सामंतवादी जो व्यवस्था थी वहाँ पारलौकिक व्यवस्था को विशेष महत्व था, लेकिन इस पुनर्जागरण के अंतर्गत लौकिक जगत के अंतर्गत लोगों की आस्था जगी। अब लोग प्रत्येक बातों को तर्क के आधार पर देखने लग गए और इससे जो लौकिक व्यवस्था है इनमें इनकी आस्था बढ़ गई, इनका विश्वास बढ़ गया। लोग अब ये समझने लग गए कि अगर हम तर्क के आधार पर किसी भी बात को अगर हम सोचना शुरू करें तो क्या उचित है इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। और इसी तर्क को बढ़ावा देने के कारण लौकिक जगत के प्रति लोगों की आस्था बढ़ गई। ये दोनों विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब कहीं भी तर्क को बढ़ावा मिलता है तो लोग एक नए तर्क के प्रति उत्सुक होते हैं, लोग नए अन्वेषण के प्रति उत्सुक होते हैं, नए आविष्कारों से परिचित होते हैं, नवीन वाणिज्य व्यापार की जो व्यवस्था है उससे परिचित होते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयों को देखने लग जाते हैं। और जब इन बातों को अपने विवेक के अनुसार देखकर वो निर्णय ले लेते हैं तब ऐसा समाज प्रगतिशील हो जाता है। यही व्यवस्था कुछ हम यहाँ देखने को हमें मिलती है और ये जो व्यवस्था है ये पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम देखते हैं कि इस काल में वैज्ञानिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाने लग गया। तो जब वैज्ञानिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाने लग गया तो लोगों की जो भ्रांतियां हुआ करती थी सामंतवादी काल की किसी व्यवस्था के प्रति, उन भ्रांतियों में अब कमी आने लग गई और लोगों ने जो वैज्ञानिक आधार पर उचित है उसको अपनाना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रत्येक बात को चमत्कार न मानकर उसको वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया और इससे नवीन विचारधारा का जन्म हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो नवीन साहित्य लोगों के समक्ष आने लग गए। अब वो साहित्य धर्म के अलावा लोगों के मनोरंजन के भी साधन बनने लग गए और इससे लोगों की जो अभिरुचि थी साहित्य में और ज़्यादा बढ़ने लग गई। जो दूसरे देशों के प्रगतिशील विचार थे वो साहित्य के माध्यम से उन तक पहुंचने लग गए। नवीन साहित्य का सृजन इटली में होने लग गया और इसमें बहुत सारे ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय यूरोप में कई ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी रचना से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। इन साहित्यकारों में शेक्सपियर, राफेल,
टॉमस मूर, इसके अलावा मैकियावेली आदि प्रमुख हैं। तो जो नए जो साहित्यों की जो सृजना हुई, ये भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब हम आते हैं कि कला के पक्ष पे। जब हम पुनर्जागरण की विशेषताओं को देखते हैं, तो इसकी विशेषता का महत्वपूर्ण पक्ष कला पक्ष था। हम इस कला को 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। इसमें पहला पक्ष है मूर्ति कला, दूसरा पक्ष है स्थापत्य कला और तीसरा पक्ष है संगीत कला। हम मूर्ति कला में देखते हैं कि पहले जो तत्कालीन व्यवस्था में मूर्तियों का निर्माण हुआ करता था, वो धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित हुआ करता था। लेकिन अब जिन मूर्तियों का निर्माण होने लग गया, उन मूर्तियों को मानवीय रूप दिए जाने लग गए। तो यहां एक नवीन विचारधारा जन्म लेती है। उसके बाद अगर हम स्थापत्य कला की बात करें, तो हम देखते हैं कि तत्कालीन व्यवस्था में गॉथिक कला का प्रचलन था। ये कला की एक विशिष्ट शैली थी और जो सामंतवादी काल से चली आ रही थी। लेकिन इस काल में जब पुनर्जागरण हुआ, तो इसमें कुछ विशिष्ट चीज़ें जुड़ गई। वो विशिष्ट चीज़ें क्या थी? अब क्या हुआ कि स्थापत्य कला में गॉथिक कला के स्थान पर गोल गुंबद, इसके अलावा स्तंभ और मेहराबों का प्रयोग होने लग गया। ये कला में एक नवीन प्रगति का द्योतक था। इससे पहले गॉथिक कला में इन चीज़ों का प्रयोग नहीं हुआ करता था। तो ये पुनर्जागरण की ही एक विशेषता है। उसके बाद अगर हम संगीत कला की बात करें, तो हम देखते हैं कि संगीत कला में भी इस समय कई परिवर्तन आए। जैसे संगीत से चर्च का प्रतिबंध हट गया, और संगीत से जब प्रतिबंध हट गया तो लोगों, जो सामान्य लोग थे, उनमें संगीत की नवीन विधाओं का प्रचलन हुआ, नवीन नाटकों का प्रचलन हुआ। ऐसे ही नाटकों में जो एक संगीतमय नाटक हुआ करता था, जिसको ओपेरा के नाम से जाना जाता है, उसका प्रचलन इसी के पश्चात हुआ, जब पुनर्जागरण फलीभूत हुई। तो हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के विशेषताओं के अंतर्गत विभिन्न कलाओं में क्या परिवर्तन आए, जो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। अब हम चर्चा करते हैं पुनर्जागरण के प्रभाव की, कि पुनर्जागरण के क्या क्या प्रभाव पड़े। अब हम इन प्रभावों को अलग अलग सेक्शन में बांट करके देखते हैं। इनमें पहला जो सेक्शन है वो है आर्थिक, उसके बाद वैचारिक, फिर राजनीतिक और फिर धार्मिक। अगर हम आर्थिक प्रभावों की बात करें, तो हम देखते हैं कि ये जो भौगोलिक खोज है, ये पुनर्जागरण हेतु कारण तो सिद्ध हुए ही, ये इसका एक परिणाम भी रहा या प्रभाव भी रहा। पुनर्जागरण के पश्चात जो और भौगोलिक खोजें हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाने लग गया। तो ये कारक भी इसके सिद्ध हुए और प्रभाव भी सिद्ध हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति फलीभूत हुई, उसके पीछे जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था, वो था पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण के पश्चात ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति फलीभूत हुई। तो एक इंग्लैंड की जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उस व्यवस्था के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव या कारक है, वो है औद्योगिक क्रांति। उसके बाद हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के पश्चात जो भौगोलिक खोजें हुई, जिसका अभी हमने चर्चा किया था, जो भौगोलिक खोजें हुई, उनसे व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला और इसने एक क्रांति का रूप ले लिया।
उसके बाद अगर हम बात करें वैचारिक स्तर पर, तो हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के पश्चात प्रबोधन का युग शुरू होता है। प्रबोधन का यहाँ अर्थ है कि जो वर्तमान की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, उनका अपने विवेक की कसौटी पर कस करके और एक्सेप्ट करना। अगर अच्छाइयाँ हैं तो हम उनको एक्सेप्ट करें, अगर बुराइयाँ हैं तो हम उनको छोड़ दें। ऐसी जो व्यवस्था होती है उसको प्रबोधन कहा जाता है। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव था वैज्ञानिक क्रांति। जब लोगों की सोच में प्रगतिशीलता आ जाए, नवीन विचारधारा आ जाए, जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको अगर वो छोड़ने लग जाएं, तो लोगों में नवीन अन्वेषण का जन्म होता है, नवीन चेतना का जन्म होता है। और ये जो व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था वैज्ञानिक क्रांति को जन्म देती है। कुछ ऐसी ही स्थिति हम पुनर्जागरण के दौरान देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के दौरान समाजवाद की संकल्पना आई। समाजवाद की संकल्पना विश्व इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। समाजवाद के अंतर्गत ये कहा गया कि जो साधन है उस पे सभी वर्गों का समान अधिकार होना चाहिए। इस टॉपिक पे हम विशेष रूप से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये समाजवाद जो है, ये पुनर्जागरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव था। अब हम आते हैं राजनीतिक दृष्टि पे। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो जो सामंतवाद का पतन है, ये तो पुनर्जागरण हेतु कारण बना ही, साथ ही इसका प्रभाव भी सिद्ध हुआ कि जब नवीन विचारधारा आई, नवीन व्यवस्था आई, तो उससे सामंतवाद पे कुठाराघात हुआ और ये व्यवस्था समाप्त हो गई। धार्मिक स्थिति में हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के पश्चात धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला और यूरोप में एक नवीन व्यवस्था का उद्भव होता है। अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो पुनर्जागरण का न सिर्फ इटली में बल्कि पूरे यूरोप की जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया, क्योंकि कोई भी विचार किसी एक स्थान पर सीमित नहीं रहते हैं। पुनर्जागरण के पश्चात तो और भी संभव नहीं था, क्योंकि नए साहित्यों का सृजन होने लग गया था, नए विचारों का आदान प्रदान होने लग गया था, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने लग गई थी। ऐसी स्थिति में किसी विचार को रोककर नहीं रखा जा सकता था और ये पुनर्जागरण की जो व्यवस्था है वो पूरे यूरोप में फलीभूत हुई और यूरोप के अन्य देशों में भी नवीन व्यवस्था को जन्म दिया। तो आज हम पुनर्जागरण की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम विश्व इतिहास के नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।